न्यूज़ 18 आप देख रहे हैं। पहाड़ की खबरों में आपको सबसे पहले बताएंगे केदारनाथ उपचुनाव को लेकर आज बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने नामांकन कर दिया है। नॉमिनेशन में सीएम पुष्कर सिंह धामी उनके साथ नजर आए हैं। साथ ही बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी भी उनके साथ मौजूद थे और पार्टी के कई दिग्गज नेता इस नॉमिनेशन में शामिल हुए हैं। इस दौरान सीएम धामी ने कहा है कि केदारनाथ आपदा के बाद केदारनाथ में लगातार विकास के काम हो रहे हैं। विकास के इस रथ को हमें आगे बढ़ाना है। सीएम धामी ने जनता से बीजेपी के उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की। तो केदारनाथ उपचुनाव में यहाँ का चुनाव आया है और यहाँ की जो विधायक स्वर्गीय दिवंगत शैला रानी जी के देहांत के बाद इस चुनाव में हम सबको आना पड़ा है और इस क्षेत्र के लिए काफ़ी उन्होंने काम किया, काफ़ी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से अभी तक लगातार बाबा का ये प्रांगण भव्य केदार और दिव्य केदार के रूप में डेवलप हुआ है। पूरी दुनिया में एक नए स्वरूप में उसको जो आस्था श्रद्धा का केंद्र है, आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। अनवरत रूप से यहाँ का विकास शुरू हुआ है और हम सब लोगों ने भी उसी को अपना ध्येय मानकर प्राथमिकता के आधार पर यहाँ के विकास का संकल्प लिया है। 2013 की आपदा के समय को भी लोगों ने देखा और इस बार भी आपदा थी। त्वरित रूप से इस प्रकार से काम हुआ है। जो अनवरत रूप से विकास पूरे श्री केदारनाथ विधानसभा का चल रहा है, उसको यहाँ के क्षेत्र की जनता रुकने नहीं देगी, उस गति को बढ़ाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी यहाँ की समर्पित प्रत्याशी है, लंबे समय तक इन्होंने यहाँ काम किया है। सभी लोग जानते हैं, बहुत ही सहज हैं, सरल हैं, मिलनसार हैं और क्षेत्र की समस्याओं को भली भांति जानती हैं। इसी सामान्य स्थितियों से निकलकर वो राजनीतिक क्षेत्र में हैं, तो यहाँ के जो पहले के काम हैं उन कामों को आगे बढ़ाएगी, विकास को अनवरत रूप से गति देने का काम करेगी। यहाँ की जनता से हम अपील करते हैं कि विकास की गति को बढ़ाने के लिए एक तरफा समर्थन दें और विकास की गति को और तेज बढ़ाएं। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज रावत ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मनोज रावत के नॉमिनेशन में कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल हुए हैं। कांग्रेस ने भी उपचुनाव में जीत का दावा किया है। आपको बता देते हैं कि मनोज रावत कांग्रेस के पूर्व विधायक रह चुके हैं और पिछले चुनाव में वो तीसरे नंबर पर थे। तो मनोज रावत वर्सेस आशा नौटियाल, दोनों ने आज पर्चा दाखिल कर दिया है, नॉमिनेशन कर दिया है, नॉमिनेशन फाइल किया है, जहां पर इनके साथ पार्टी के सीनियर लीडर भी पहुंचे हैं। दोनों अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि इस बेहद महत्वपूर्ण रोचक चुनाव में आखिर जीत किसके खाते में जाती है। एक तरफ आप सुन रहे थे पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश के मुखिया, जो कह रहे हैं कि बीजेपी ने लगातार केदारनाथ में काम किए हैं। अब ये काम का जो रथ है, विकास का जो ये रथ है, ये रुकना नहीं चाहिए। इसके लिए आशा नौटियाल की जीत पक्की करें और कमल के बटन पर ही दबाएं चुनाव के दिन और जीत दिलाएं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अपने दावे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के अपने दावे हैं। करण महारा भी जीत का दम भर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब मनोज रावत नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे, नामांकन करने के लिए पहुंचे, जहां पर करण महारा उनके साथ मौजूद थे। पार्टी के तमाम बड़े लीडर भी यहां पर पहुंचे हुए थे। दूसरी तरफ आशा नौटियाल जो है वो भी आज अपना नामांकन भर चुकी हैं, क्योंकि आज ही आखिरी दिन है। आज ही तक का जो समय था वो नॉमिनेशन फाइल करने का था और दोनों ही प्रत्याशियों ने अपना नामांकन आज भर दिया है। कांग्रेस ने मनोज रावत को उम्मीदवार बनाया है और जीत का पूरा भरोसा, आश्वासन मनोज रावत ने कांग्रेस पार्टी को दिया है। अब ये तय करेगी केदारनाथ की जनता कि आखिर किसको वोट देना है। पिछली बार जो यहाँ पर बीजेपी के विधायक जीते हैं, वो एक बार फिर से बीजेपी अपनी ही जीत का दावा करती हुई फिर से आगे बढ़ रही है और इस जीत के विकास रथ को ना रोकने की अपील करते हुए वोट बीजेपी को देने के लिए कर रही है। तो केदारनाथ उपचुनाव का जो रण है वो पूरी तरह से
तैयार हो चुका है। दोनों प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। अब फैसला जनता के हाथ में है। वोट आखिर देना किसको है, मनोज रावत या आशा नौटियाल? केदारनाथ उपचुनाव को लेकर आज बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने नामांकन कर दिया। नॉमिनेशन के बाद सीएम धामी जनता को संबोधित करते हुए भी नजर आए। माफ कीजिए, ये बता देते हैं आपको, यहां पर इस समय भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और इन्हीं को संबोधित करने के लिए प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी यहां पर मौजूद है मंच पर। थोड़ी देर के बाद उनका संबोधन शुरू होगा, लेकिन इससे पहले नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे हुए थे आशा नौटियाल के साथ। अब केदारनाथ की जनता को सीधे अपनी जीत का दावा करते हुए वो बिंदु बताएंगे या वो महत्वपूर्ण काम बताएंगे जो बीजेपी ने अब तक केदारनाथ की जनता के लिए किए हैं। केदारनाथ का उपचुनाव अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। आज नॉमिनेशन फाइल होने के बाद आप कह सकते हैं कि अब हर पार्टी अपनी तरीके से जो जोर लगा चुकी है उसके लिए अब बस भगवान से कामना कर सकती है कि उन्हीं की पार्टी को भर भर कर वोट मिले और जीत हो। कांग्रेस के अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने दावे हैं। केदारनाथ की जनता बीजेपी को जिताती है या फिर कांग्रेस को ये देखना होगा चुनाव के नतीजों के दिन। बहरहाल आप देख सकते हैं दो तस्वीरें आपके सामने। मंच पर इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और दूसरी तरफ भारी संख्या में उनको सुनने के लिए यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण दोनों ही पार्टियों के लिए, सरकार और विपक्ष दोनों के लिए, क्योंकि एक तरफ पिछले उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी अपने जीत के दम को भर रही है और जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही है। देहरादून से खबर है अगली, जहां पर आज से विजिलेंस टीम की वीक की शुरुआत हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका उद्घाटन कर दिया है। इस दौरान विजिलेंस से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ उन्होंने बातचीत भी की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इस दौरान सीएम ने विजिलेंस के लिए टेक्निकल यूनिट की घोषणा कर दी है। इस यूनिट के पास कई टेक्निकल सिस्टम होंगे, साथ ही साइबर एक्सपर्ट्स भी यूनिट में रहेंगे। आपको यहां बता देते हैं कि विजिलेंस वीक का उद्देश्य सरकारी और निजी क्षेत्र में पारदर्शिता, ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना है। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम और सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। 3 नवंबर तक विजिलेंस वीक मनाया जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। पीछे हेतु है कि राज्य के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बने, ऐसी व्यवस्था प्रभावी हो जिसमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं और हमारा ये पूरा संस्थान राज्य के अंदर हर जगह पारदर्शिता को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 66 ट्रैप के केस हुए हैं, इसमें 75 से ज़्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे गए हैं। इसको हम और प्रभावी बनाएंगे। राज्य के अंदर पूरी तरह से भ्रष्टाचार को समाप्त करने, जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो, उसके लिए इसको सशक्त बनाने में हम लोग शासन की तरफ से भी हमने कहा है कि जो भी यहाँ पर इस ढांचे को और मजबूत करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर नकली मावे की खेप के साथ पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। करीब 300 किलो नकली मावा जब्त किया गया है। आरोपी मुजफ्फरनगर से देहरादून लाया गया था और पुलिस ने इस मावे के सैंपल की जांच के लिए इनको आगे भेजा है। त्योहारी सीजन शुरू होते ही प्रदेश में मिल्क और मिल्क से बने हुए नकली प्रोडक्ट्स पर फूड एंड ड्रग्स विभाग और पुलिस की कार्रवाई भी तेज होने लगती है। आलम तो ये है कि बीते कुछ दिनों से शुरू हुई इस कार्रवाई में विभाग और पुलिस ने प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई की है और अभी तक करीब 11,000 किलो नकली पनीर और मावा पकड़ा गया है, जिसकी सैंपलिंग कर विभाग के जांच के लिए इनको भेजा गया है। मामले में खाद्य विभाग का कहना है कि जितना भी नकली पनीर मावा पकड़ा गया वो सभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सप्लाई होकर राज्य में पहुंचे हैं, जिसमें सहारनपुर, बिजनौर, मनिहारन शामिल हैं। जितने भी बॉर्डर थे, चाहे हमारा आसरूड़ी रहा हो या सहारनपुर से जो है हमारा भगवानपुर वाला एरिया हो या उधर बरेली वाला एरिया था, इन सब पे हमने चेकिंग की है। आप शासन और प्रशासन की सेंसिटिविटी इस बात से समझ सकते हैं कि शासन स्तर से अपर सचिव मैम खुद जो है फील्ड में आकर के उन्होंने जो है छापामारी की कार्रवाई की, तो सोचिए विभाग कितनी ज्यादा कार्रवाई कर रहा होगा।
इस बीच हमने जो कई जगह जो इतनी सैंपलिंग की है, माननीय मंत्री जी महोदय जी के भी निर्देश थे, तो लगातार दिन रात जो है इसमें कार्रवाइयां जारी हैं। बढ़ते आगे, हरिद्वार में बहादुराबाद थाना पुलिस ने एक मनचले को गिरफ्तार किया है। इस पर एक लड़की को परेशान करने का जो आरोप लगा है, लड़के को पकड़ लिया गया। पीड़ित लड़की के परिजनों ने शिकायत दी थी पुलिस से और कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद ही पुलिस ने आरोपी रोहित नाम के इस लड़के को पकड़ लिया और जेल भेज दिया। उधर रुड़की के भगवानपुर के एक कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हो गई। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसका बताया जा रहा है कि मामूली सी विवाद के बाद 2 गुटों में मारपीट हुई है। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये ब्रेक के बाद आपको बताते हैं पौड़ी की खबर, जहां पर श्रीनगर में फरासू के पास में नेशनल हाईवे 58 का एक हिस्सा अलकनंदा में समा गया, जिसकी वजह से रोड सिंगल लेन हो गई और यहां से यात्रियों को आवाजाही में भारी दिक्कत हो रही है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए सड़क के जर्जर हिस्से के पास बैरियर लगाए गए हैं। इसके साथ ही पुलिसकर्मी की तैनाती भी की गई है, क्योंकि नेशनल हाईवे 58 चारधाम यात्रा का अहम रूट है। यात्रा सारे लोग यहीं से जाते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ जो भी हो गए, तो लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से ये सिंगल लाइन हो चुकी है अभी यहाँ पे लोगों को। फिर यहाँ पे अभी पुलिस वाले भी दिख रहे हैं आपके सामने से, तो वो एक एक करके निकाल ले, एक साइड को रोक के फिर दूसरे साइड से निकाल ले एक एक करके। इस संबंध में एनएच को निर्देशित कर दिया गया कि शीघ्र इस पे जो भी उसके रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी की जानी है उसे इमीडिएटली करवाएं। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं ऋषिकेश देवप्रयाग नेशनल हाईवे पर बढ़ रहे सड़क हादसों को रोकने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है। लिहाजा 1 नवंबर से ऋषिकेश देवप्रयाग नेशनल हाईवे से रात को जाने पर प्रतिबंध रहेगा। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे ये प्रतिबंध रहने वाला है, लेकिन ज़रूरी गाड़ियों की आवाजाही जारी रहेगी। पुलिस का कहना है कि हाईवे पर ज़्यादातर हाईवे रात के वक्त हो रहे हैं, हादसे रात के वक्त होते हैं, इसलिए रात को हाईवे पर आने जाने वाले पर पुलिस रोक लगा रही है। वैसे भी इस पर प्रतिबंध कर दिया कि आप रात्रि में न जाएं, बहुत ही जरूरी है तभी आप जा सकते हैं। और आवश्यक सेवाएं जितनी भी है वो चलती रहेंगी, और कोई बीमार है या किसी इमरजेंसी में किसको जाना है वो जा सकता है, पर जो है अनावश्यक रूप से वाहनों को रोक दिया जाएगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या का आंकड़ा 15 लाख पार कर चुका है। गंगोत्री धाम में जहां अभी तक 8 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, तो वहीं यमुनोत्री धाम में ये संख्या 7 लाख से अधिक पहुंच चुकी है। दोनों धामों के कपाट बंद होने में सिर्फ 1 हफ्ते भर का समय बाकी है। ऐसे में ये संख्या अब एक नया रिकॉर्ड बना सकती है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट इस साल 10 मई को खुले थे। कुमाऊं का सबसे बड़ा बाजार हल्द्वानी धनतेरस के ठीक एक दिन चमक रहा है। ग्राहक एक दिन पहले ही एडवांस शॉपिंग के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ है बाजारों में। बाजार की भीड़ अपने आप दिवाली के उत्सव की पूरी कहानी बयां कर सकती है। जो देख सकते हैं आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, लोग सजावटी सामान से लेकर भगवान की सुंदर मूर्तियों को अपने घर लेकर जा रहे हैं। ये चमकदार बर्तन खरीदने के लिए बाजार पहुंचने लगे हैं लोग। बाजार में ग्राहकों की भारी भीड़ देखकर व्यापारी भी काफी उत्साहित हैं।